हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। अ, आज हम लोग यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत सरकार ने 1983 में एक नेशनल हेल्थ स्कीम लाया था और उसका अपग्रेडेशंस हमारा 2002 में हुआ था। या पिछले दिनों तुमने देखा होगा कि ये वर्तमान में जो हमारे मोदी जी हैं सरकार में, इन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लाया था। तो ऐसे बहुत सारी सरकार की जो नीतियां हमारी होती है, पॉलिसीज़ हमारे हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटी का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या जो भी ऐसे जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हमारी होती है, इसका डिप्टेशंस हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में हमारे होते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंतर्गत अगर तुम देखोगे तो हेल्थ जो है हमारा, ये कंकरेंट लिस्ट का विषय है। इसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची का विषय, है ना। ये तुम्हारा शेड्यूल 7 में है, ये डिवीज़न ऑफ द पावर शेयरिंग, जिसमें सब्जेक्ट डिवीज़न किया गया है। ये कुछ डिटेल्स है जो आप लोग अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। सिविक्स में ही 8, 9, 10 वगैरह में तुम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ोगे कि पावर डिविजन्स में कैसे चीज़ों को ना सब्जेक्ट का डिफाइन किया जाता है, कैसे उसको डिवाइड किया जाता है। तो वो विषय हमारा है, केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। यानी कि कोई भी हेल्थ इश्यूज हमारे होते हैं तो वहाँ पर सरकार जो है, दोनों सरकारें मिल करके मदद करेगी। मतलब केंद्र की सरकार अलग ढंग की एक पॉलिसी लेकर के आएगी और राज्य की सरकारें जो है हमारी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी के साथ काम कर सकती है, और दोनों अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। जैसे कि देखो, ये हेल्थ का सबसे बड़ा इशू और विषय हमारा इसलिए इम्पोर्टेंस माना जाता है और इसको समर्थित सूची में शामिल किया गया है कि चूँकि देश इतना बड़ा है। अब केंद्र की मोदी सरकार या तमाम प्रकार के ऐसे जो कैबिनेट मंत्रालय है हमारी, मान लो कि पटना और उसके आसपास के पार्टिकुलर किसी रीजन में कोई घटना होती है, तो स्वाभाविक है कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में घटने वाली कोई भी पेंडेमिक, एपिडेमिक या कोई भी अगर लाइकनेस दिखाई दे रही है, तो उसकी सबसे पहले मॉनिटरिंग वो कर सकता है जो तुम्हारे आसपास में होगा। और हम सभी के आसपास में स्वाभाविक है कि राज्य की सरकारें नज़दीक होती है ना। उसको केवल एक राज्य देखना होता है। बिहार एक छोटा सा राज्य है, तो उस राज्य को मॉनिटर करना है। तो यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके संज्ञान में पहले आएगा विषय। तो केंद्र की टीम उतनी जल्दी पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन राज्य की जो सरकारें हमारी होती है उसमें अगर हस्तक्षेप करें तो बहुत हद तक, जैसे पिछले दिनों तुम लोग ने देखा होगा एक घटना हुई थी तुम्हारी, जो एईएस एक बीमारी थी, एक्यूट इम्यूनो सिंड्रोम करके उसका नाम था, जिसको जापानी इंसेफ्लाइटिस भी कहा जाता था जी। लोकल भाषा में चमकी बुखार कहते हैं हम लोग। ये मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ लीची बागान और उसके क्षेत्रों में था, वहाँ पर ये हर साल होती है। इस साल खुदा न खास्ते भगवान जो भी हो सक्रिय रहे हो, मतलब भगवान की कृपा रही हो कि ये घटना चमकी बुखार वाला काफ़ी कम हुआ। नहीं तो 400-400, 500-500 छोटे बच्चे जो थे हमारे गरीब के बच्चे डेथ कर जाते थे। और उसमें स्वाभाविक तौर पर जब चमकी बुखार से जब मरने की संख्या बढ़ती थी तो उसमें मीडिया ट्रायल भी इसका होता था ज़बरदस्त। और वहाँ केंद्र की जो हमारी सरकार है वो भी हस्तक्षेप करती थी। हर्षवर्धन और उनकी पूरी टीम का दौरा हुआ था। राज्य की सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे जो मंगल पांडे और नीतीश जी, उनका भी वहाँ पर दौरा हुआ। इन चीज़ों को देखने समझने का प्रयास किया गया कि एक्चुअली इसके क्या कारण है हमारे। तो इसलिए ये विषय जो है हमारा, हेल्थ जो है हमारा, दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र की सरकार अलग ढंग से इसकी पॉलिसी बनाती है और राज्य की सरकारें हमारे अलग ढंग से, और दोनों जगह स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा कार्य करता है। तो उसी के तहत में ऐसी सुविधाएं कुछ हमारी होती हैं जो एक सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र है तुम्हारा, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है और काफ़ी रियायती दर पर। जैसे अगर बिहार में तुमको देखना है तो तुम देखो पीएमसीएच और जो ये एनएमसीएच है ना, ये जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं, या ये ज़िला स्तर पर जो जितने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स तुमको देखने को मिलते हैं हमारे,
ये तुम्हारा राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई पब्लिक फैसिलिटी हमारी होती है ना। उसमें जो भी डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेडिसिन्स, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी हमारे होते हैं, ये सब के सब तुम्हारे राज्य की सरकार का उपक्रम हमारा होता है। एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और वहाँ गरीब और वंचित समूह के लोग जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र का। और दूसरा, जैसे तुम एम्स के बारे में सुने होंगे, पहले ये एम्स पूरे भारत में गिने चुने 5 देशों में, 5 राज्यों में ही था। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या का हमारा विस्फोट हो रहा है, मतलब एक्सप्लोड कर रहा है, पॉपुलेशन रैपिड वे में बढ़ रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये 5 और 10 एम्स की बस की बात अब नहीं रह गए है। और ख़ास करके जो ये समय के बदलते दौर में, जैसा कि लाइफ स्टाइल लोगों का हो गया है, खाने पीने का या रहन सहन जो इस प्रकार का हो गया है, कि उसमें कुछ तुम देख ही रहे हो कि कभी बैक्टीरिया बेस्ड डिजीज़ फैल जा रहा है, कभी वायरस बेस्ड डिजीज़। अभी कोरोना तो एक इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। बढ़िया इन सेंस कि मतलब उसको समझने के, बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा ना, वो तो है बुरा ही, लेकिन समझने के लिहाज से देखा जाए तो आप कोरोना को रियलाइज़ कर सकते हो कि कैसे कैसे ये बीमारियां फैल रही है। इसके बाद में बहुत सारी असाध्य बीमारियां, जिसमें कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, जैसे कि तुमको हमने बताया चमकी बुखार, जिसको जापानी इंसेफ्लाइटिस वगैरह मस्तिष्क बुखार कहते हैं, थैलीसीमिया, एनीमिया, ये सब मेल न्यूट्रिशन, जो कुपोषित लोगों में इसकी पहचान हमारी होती है। हैज़ा, टाइफाइड, ये तो बहुत पुराना भी था। ये वर्तमान दौर में भी तुम्हारा अनहाइजेनिक तरीके से रहने वाले लोगों में तुमको देखने को ज़्यादा मिलता है, या फूड पॉइजनिंग कॉमन है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक लैकनेस ऑफ अवेयरनेस, इसको हम लोग कहते हैं, जागरूकता की कमी के कारण, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ऐसे कुछ हमारे पहलू हैं जो एक मास पॉपुलेशन जो है हमारी, जैसे तैसे अपना जीवन का निर्वाह करती है। यानी कि उनके पास में अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं होता, और प्लानिंग ना होने के पीछे कहीं ना कहीं लैकनेस ऑफ इनकम भी है, आय का। अब मान लो कि प्लानिंग कर भी रहे हो और तुम्हारे पास में उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए पैसे ही नहीं हो, तो सब प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा। तो ये कल भी मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि खास करके गरीब और जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था हमारी होती है, जहाँ अशिक्षित और बेरोजगार लोगों की जमात बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होती है, जहाँ चाइल्ड मैरिज कॉमन हो, जहाँ कुपोषण एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या, खास करके बिहार वगैरह के क्षेत्र में तुम देख सकते हो। तो इस देश की 80% से 60 से 70% कॉमनली पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो उनके बस की बात नहीं होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा करके ना वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा सके, है ना। तो वो लाचारी बेबसी उनकी ऐसी होती है कि सरकारी अस्पतालों की तरफ में उनको जाना पड़ता है। और सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी खतरनाक है, इतनी ख़राब है कि वहाँ पर सब राम भरोसे है। सरकार भले कागज़ पर चीज़ों को दिखा देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो जहाँ तक एम्स का विषय था, ये 5 जो एम्स थे हमारे, उससे काम चलने वाला नहीं था। बिहार ही ऑलरेडी हाईली डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है पूरे भारत का। 2011 के पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 1102 व्यक्तियों का मतलब रहना सहना होता है। तो इतनी हाईली डेंस पॉपुलेशन में एक एम्स भी कम है। तो सब फर्स्ट टाइम ऐसा प्रावधान लाया गया था, प्रोविज़न लाया गया था कि हर राज्यों के जो कैपिटल्स हैं ना, राजधानी है, वहाँ पर एक एम्स का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। और तुमको पता होगा कि पटना में भी एम्स हमारा रन कर रहा है। और दुर्भाग्य कितना है मतलब बिहार का, कि एक एम्स बना भी पटना में तो मुश्किल से हमको लगता है साल या 1.5 साल ये फैसिलिटी दे पाया होगा यहाँ के लोगों का। और इसी बीच में इतनी बड़ी एक पेंडेमिक की स्थिति पैदा हो गई कोरोना का, जिसके कारण पूरे एम्स को कोविड यूनिट बना दिया गया है। यानी कि वहाँ पर सामान्य OPD वगैरह जो है ना नहीं चल पा रहा है। तो मतलब एम्स खुला भी तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारा कहीं ना कहीं लोगों को नसीब नहीं हो पाया बिहार के। ठीक है, कोरोना काल में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन कोरोना के एक ऐसी संक्रामक बीमारी है, उसका इतना ट्रांसमिशन ज़बरदस्त है कि वहाँ पर सामान्य रोगियों को इलाज करने का मतलब है कि वो बीमार से ठीक तो नहीं होंगे और उल्टे बीमार पड़ सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा कोविड केयर यूनिट बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सामान्य जो क्रॉनिक डिजीज़ के शिकार हैं, कोई अन्य बीमारियां उनको है, उनके लिए तो समस्याजनक बातें हमारी हो गई है। तो ऐसा हुआ कि इसको ध्यान में रख करके अब बात हो रही है कि मोर देन 1 एम्स,
एक से भी ज़्यादा मतलब एम्स की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। और बिहार में और 2 एम्स पास हो चुका है, और भविष्य में उसका ज़मीन अधिग्रहण अगर हो जाती है तो उसको एम्स को एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास हमारा किया जाएगा। तो ये जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी हम लोग कहते हैं, ये केंद्र सरकार का विषय है। इसके अलावा तुमने देखा होगा कि पटना में रेलवे का भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स रन करता है, पटना जंक्शन के पास में ही है। या इवन और भी ऐसे संस्थाएं हमारी है जो केंद्र का स्तर से पहल की जाती है कि राज्य के मतलब जो वासी हैं, मतलब देश बिहार के रहने वाले भारत के भी तो हैं ना, तो उनके लिए सुविधाएं हमारी मैसर होती रहें। तो ऐसी सुविधाएं जो केंद्र की सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, केंद्र के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स जो हमारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय माना जाता है। तो इसमें देख सकते हो, जो राज्यों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा है। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड द हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस टू द स्पेशल सर्विसेज। ये एक हमारा चेन है, एक हमारा चेन है जो जैसे कि हमने बताया कि बड़े अस्पतालों में जैसे एम्स वगैरह हो गया, या राज्य सरकार के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट जो भी हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उसका, उसके नीचे में और भी सारे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे हॉस्पिटल्स रन करते हैं सरकारी, वो हो गया। इसके बाद में अभी सबसे बड़ी समस्या कॉमनली दिखाई देती है ग्रामीण क्षेत्रों में तुम्हारा, जहाँ पर गरीब और अशिक्षित जो महिलाएं होती है, पुरुष भी उसमें ज़्यादा शामिल हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का उसमें डिजीज़ वगैरह देखने को मिलता है कॉमनली ज़्यादा। तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने पीएससी जिसको हम लोग कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कहा जाता है ना, पीएससी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसके बाद में गांव में इतनी पिछड़ापन होती है, लोगों की समझ इतनी कम होती है कि वो अपने पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं, है ना, या छोटी मोटी जानकारी उनके पास में भी नहीं होती है। तो वैसे लोगों को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, या वैसे लोगों के लिए मतलब एक एडवाइज़र के तौर पर हमारा केंद्र की सरकार ने एक आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है। आशा कार्यकर्ता वो होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल तुम्हारे ये कम्युनिटी के आसपास में रहने वाली महिला होती है, और उसका एकमात्र कारण इसलिए अपॉइंटमेंट किया गया है कि खास करके महिलाओं को और छोटे बच्चों को ना ध्यान रखने के लिए वो डिपुट की जाती है। ऐसे बहुत सारी गांव में महिलाएं होती हैं जिनको अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में अच्छे से जानकारी हमारी नहीं होती है, तो वो आशा की कार्यकर्ता होती है। अगर कोई उस महिला को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सेंटर पर जा सकती है, वहाँ पर आशा कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता घूमती भी रहती है, वो जाकर के उसके घरों में सलाह दे सकती है कि कैसे रहना चाहिए और कौन से ऐसी अपनी आदतों का विकास किया जाए जिससे हम बच सकते हैं। इसके बच्चों के कुपोषण का स्तर को सुधारने के लिए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा आंगनबाड़ी केंद्रों की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो आंगनबाड़ी भी हेल्थ से ही जुड़ा हुआ विषय है। वो अलग बात है कि उसमें लगता है कि लर्न करने के लिए बच्चों को स्कूलिंग की छोटी सी व्यवस्था की गई है, प्री स्कूलिंग व्यवस्था, लेकिन प्री स्कूलिंग के अलावे वहाँ पर बच्चों को न्यूट्रिशन डाइट दिया जाता है ना। न्यूट्रिशन डाइट में तुम्हारा खिचड़ी हो गया, दलिया, सूप, प्रोटीन के जो भी सब्सटेंसेस हमारे हैं उसको बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम। इसके अलावे उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है और साथ ही साथ बच्चों को अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है, यानी कि उनके साक्षरता के तरफ में, या यानी कि जो प्री स्कूलिंग्स हमारा होता है वो भी वहाँ पर सुविधाएं उसको प्रोवाइड की जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय द सिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड द रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसको पीएससी हम लोग कहते हैं। दिस हॉस्पिटल्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो है यहाँ पर सरकार सब ग्रांट देती है, यानी कि आशा कार्यकर्ताओं के वेतन भत्ते का भुगतान जो है सरकारें करती हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं जो होती है हमारी उसका भुगतान करता है, या इवन वहाँ पर जो भी कुछ ऐसे हमारे मेडिकल टूल्स होते हैं, छोटे छोटे टूल्स, जैसे कि हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स में घरों में भी रखते हैं, जलने का, कटने का, चोट मोच का, या ऐसे तुम्हारा पट्टी हो गया, कैंची हो गया, एंटीसेप्टिक क्रीम हो गए, डिटॉल्स वगैरह, ऐसे
जो भी होगा सरकार तुमको प्रोवाइड करती है, ऐसा है ना। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी समस्याओं को लेकर के जाता है, उसको ट्रीट करने का प्रयास हमारा उन आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। सो एट द विलेज लेवल there are health centers where there is a no usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with the common illness and work under the supervision of the doctor as the primary health centers. Such as the centers cover many villages in the rural areas. ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग समस्या है, खास करके ऐसे रिमोट एरियाज़ में। अब कहने का मतलब है कि जो रिमोट एरिया है ना, अगर वहाँ की महिलाएं और वहाँ के पुरुष अगर थोड़ा बहुत शिक्षित और साक्षर हो जाए तो उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन अब मान लो कि रिमोट एरियाज़ है, बिल्कुल ट्रैवल एरिया है, अब वहाँ पर कोई मेन स्ट्रीम का आदमी रह ही नहीं पाएगा, तो डॉक्टर्स का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा उठता है। तो पीएससी में जो भी कुछ ऐसे हमारे ट्रेंड जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों में लोगों की ट्रेनिंग देते हैं। और ख़ास करके उसमें प्राचीन बहुत ज़्यादा नहीं, खास करके तुम कह सकते हो कि 20वीं सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर में भी मैंने देखा। देश तो आज़ाद 1947 में ही हुआ हमारा, 1980-85 के दौर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके जो मेन स्ट्रीम वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा लैकनेस था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कि वहाँ पर जो मोची समुदाय की महिलाएं होती है उनको ट्रेंड किया जाता था ऐसी छोटी मोटी परेशानियों को ट्रीट करने के लिए, है ना। और हालांकि उसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोग इसको कहते हैं, शिशु मृत्यु मातृ दर जिसको कहा जाता है, प्रसव के टाइम में महिलाएं और जो बच्चे डेथ कर जाते हैं, ये रेट देश की आज़ादी के समय में बहुत ज़्यादा था, जो घट करके अभी 38 से 40 अभी भी तुमको दिखाई देता है। यानी कि देश में इतने सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने के बावजूद भी कहीं न कहीं अभी भी इन सभी छोटी मोटी सुविधाओं के मैसर न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और बच्चों का डेथ हमारा कॉमन है। सो प्राइमरी केयर इज़ द फोकस ऑन द इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ द मेल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, है ना, चाइल्ड बर्थ, पोस्ट नेटल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन इलनेस। इसमें वही छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे तुम्हारा इसमें दे रहा है कि इम्यूनाइजेशन, अब इम्यूनाइजेशंस का संदर्भ कैसे हो गया। अब मान लो कि कोरोना का है, न्यूज़ में पेपर में सब जगह आ रहा है कि अपने हाथों को अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, तो उसको सैनिटाइज करना है। तो सैनिटाइजेशन तो दूर की बात है, अगर सरकार ने एडवाइजरी रिलीज़ किया है कि दिन भर में 4 बार कम से कम साबुन से हाथ धोना चाहिए, तो ये भी गाँव के लोग लापरवाही करते हैं कि ये सब ऐसे ही सब कर रहा है लोग। तो ये उस छोटे से जो आशा कार्यकर्ता या जो पीएससी सेंटर सब हमारे होते हैं, ऐसे ये बिहार में कुछ ऐसा प्रोविजंस लाया गया है। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, कल ही अभी स्कूल खुलने की अनाउंसमेंट हमारी हुई है कि 4 जनवरी से स्कूल खुला जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों के जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हमारे हैं ना, उसको सरकार मास्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगी। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। मान लो कि कोई ऐसा गरीब परिवार होगा जो मास्क नहीं खरीद सकता है ना, तो उसके बच्चे अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो हो सकता है कि संक्रमित हो जाए, बीमार पड़ जाए। ये या इवन उनके पर्सनल हाइजीन को सिक्योर करने के लिए सरकार जो है साबुन की टिकिया भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे तुम्हारा लाइफ बॉय का साबुन वगैरह है, जो भी कुछ, चूँकि गाँव में लोग मिट्टी से हाथ धोते हैं, तो उसके अपेक्षा देखा जाए तो साबुन ज़्यादा हाइजीन सिक्योर करेगा तुम्हारा। तो ऐसा, या इम्यूनाइजेशंस के संदर्भ में बहुत सारे ऐसी चीज़ों का भी जिक्र किया जाता है कि कैसे प्रिवेंटिवली हम बच सकते हैं। जैसे ठंड ही है, गर्मी के दिनों में और भी कुछ बीमारियां हमारी उसको रोक सकते हैं हम लोग। तो प्रिवेंशन वर्क हमारा किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ द मेल न्यूट्रिशंस, लोगों को ना कुपोषण से बचाना। आपको कुपोषण से बचाने में भी बहुत सारा, बच्चे बूढ़े जवान सब उसमें शामिल हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो जवान लोग होते हैं वो जनरल मोटे अनाज खा करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके न्यूट्रिशन को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो गरीब माँ बाप होते हैं, जो 3-4 टाइम के खाने भी अगर सिक्योर नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को मिल्क नहीं दे सकते हैं। जबकि हमारा राष्ट्रीय औसत कहता है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम तुम्हारा 200 ml दूध अनिवार्य है। पूरे 24 घंटे में अगर तुमको 250 ml राष्ट्रीय मानक कहता है हमारा कि टीनेजिंग चाइल्ड को मिलना चाहिए। खास करके जो बेबी चाइल्ड है उसको तो और ज़्यादा। तो बेबी चाइल्ड का तो चलो माँ के दूध से उसका पूरा हो जाता होगा, लेकिन जो ऐसे बच्चे होंगे जो माँ का दूध नहीं पीते होंगे, उनको अगर 200-250 ml दूध नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हमारे हो सकते हैं। इसके बाद गरीब परिवारों में सबसे आइडियल फूड माना जाता है हमारा दाल, है ना।
तो उनकी गरीबी इतनी ज़्यादा होती है कि वो 3 टाइम 2 टाइम का जो भी हो वो प्रोटीन युक्त खाना नहीं खा पाते हैं। हालांकि खाते हैं, नॉनवेज चिकन मटन सब खाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए वो सिक्योर नहीं हो पाता है। तो उन्हीं के बच्चों को ना न्यूट्रिशन यानी कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से बचाने के लिए सरकार जो है आंगनबाड़ी योजना का शुरुआत की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में तुम देखोगे कि दलिया उसमें जरूर अनिवार्य शामिल किया जाता है। इसके बाद में खिचड़ी उसमें शामिल किया जाता है। तो खिचड़ी में क्या है, दाल है, चावल है, मोटे अनाज भी है। तो बच्चों को प्रोटीन भी मिल गया, पौष्टिकता भी मिल गई। इवन मिड डे मील भी ना उसी तुम्हारा फूड सिक्योरिटी में ही शामिल है। ये खाद्य सुरक्षा 2013 में जो लाया गया था, है ना। ऐसे गरीब माँ बाप जो मतलब बच्चों को 3 टाइम 4 टाइम पोषण युक्त खाना नहीं दे पाते हैं, उनको ऐसे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में और गांव के जो स्कूल्स हमारे होते हैं उसको दोपहर का खाना उसको दिया जाता है। उसमें राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, इससे युक्त खाना, या इवन दूध भी उसमें शामिल किया जाता है। बच्चों को जो चॉकलेट प्रोवाइड किया जाता है उसमें खास करके जो डेयरी मिल्क या इस प्रकार के जो हमारे मिल्क उत्पादों से बने हुए जो हमारे चॉकलेट होते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि खेल खेल में बच्चे खाने का एक फूड हैबिट उनका डेवलप हो, एक अच्छा हाइजीनिक और न्यूट्रिशन युक्त हमारा खाना खाने की हैबिट का डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। अगर मान लो कि हैबिट डेवलप कर भी लिया तो उसके बाप और माँ के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो उसको खिला सकता है, तो सरकार उसको खिलाने का प्रयास करती है। इसके बाद में प्रेगनेंसी के समय में भी महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए खास करके तुम लोग देखोगे कि बिहार जैसे राज्य में भी चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा मतलब इशू है। पिछले दिनों बिहार में एक चेन बना था तुम्हारा ह्यूमन चेन, वो था तुम्हारा चाइल्ड मैरिज और डॉरी। एक दहेज उत्पीड़न का मामला बिहार में कॉमन देखने को ज़्यादा मिलता है और कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं होती है। और ख़ास करके जो एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड पॉपुलेशन हमारी है, ये एरिया है जहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग हमारे जिसको कहते हैं, जो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके घर की लड़कियों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो वैसे महिलाओं को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए सरकार जो है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब वो महिला गर्भवती होती है तो उस महिला को ये तमाम प्रकार के ऐसे सुविधाएं दी जाती है, ताकि तुम 6,000 रुपया उसको मिनिमम प्रोवाइड किया जाता है कि तुम अपने खाने पर थोड़ा ध्यान दो, ताकि तुम्हारे खाने पीने से तुम्हारे पेट में पल रहे जो बच्चा है उस पर भी गलत असर न पड़े। चाइल्ड बर्थ का, जब खास करके जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग कहते हैं, जब प्रसव के समय में माँ और बच्चे को सिक्योर जच्चा बच्चा दोनों को बचा लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में पोस्ट नेटल केयर। अब पोस्ट नेटल केयर में क्या है कि अब मान लो कि बच्चा जन्म ले लिया, तो बच्चा जन्म ले लिया तो कितना देश में ऐसे ऐसी कहानियाँ तुमको सुनने को मिलता है कि जिस दिन बच्चा जन्म हो लिया उसके एक दिन पहले तक उस माँ को, गरीब माँ को खेतों में मजदूरी करना पड़ा। एक बार तो ऐसा भी आया था कि एक महिला मजदूरी करते हुए खेत में ही बच्चे को जन्म दी। तो उस माँ के पास में ना इतना टाइम नहीं होता है कि वो बच्चा को जन्म दे करके ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने उनको अवकाश मिले, वो अपने बच्चे को केयर कर सकते हैं। तो अब उसमें होता क्या है कि अब माँ वो जैसे तैसे अपने बच्चे को जन्म देती रहती है और 2 और 3 दिनों के बाद में ही उसको काम पर जाना होता है। तो 2 और 3 दिनों के बाद में अगर वो काम पर जाएगी तो उसके छोटे बच्चे को कौन केयर करेगा। तो ऐसे बच्चों को केयर करने के लिए भी ना सरकार ने एक पालनवाड़ी की व्यवस्था की है ना। वहाँ पर कुछ छोटे पालने या जो भी की छोटी व्यवस्था हमारी होती है, और वो जो लड़की या महिला जो बच्चों को केयर करेगी, गरीब के बच्चों का, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कौन सा पानी देना है, कौन सा खाना देना है, कब उसको गर्म पानी दे, जो भी उसको ऐसी फैसिलिटी तुमको देने की व्यवस्था की जाती है, ये ऐसा। तो पोस्ट नेटल केयर भी वहाँ पर उपलब्ध होता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन इलनेस, छोटी मोटी बीमारियों का, जैसे कटा फटा मूंछ दिस दैट जो कुछ भी उसमें हमारा होता है। एंड ऑफन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द तालुक हेडक्वार्टर्स एंड tertiary care hospitals located in the district and the state headquarters, and there are the टीचिंग हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हमारे होते हैं वहाँ पर। तो इसके बाद में देखो एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, लार्ज सिटी है मेनी गवर्नमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो कि पटना में PMCH है, NMCH है, IGIMS है, इसके बाद में तुम्हारा इवन एम्स कह सकते हो।
तो ये कैसे तुम्हारा स्कूलिंग सिस्टम में भी तुम लोग देखते हो कि एक ऊपर में ये यूनिवर्सिटी हो गया, फिर नीचे में कॉलेजेस हमारे हो गए, फिर नीचे में सेकेंडरी लेवल्स के स्कूल हो गए, फिर नीचे में प्राइमरी हो गया, इसके बाद में जूनियर के बाद नीचे प्राइमरी, फिर ये नीचे का और जिसको हम लोग कहते हैं प्री स्कूलिंग कहते हैं। तो एक लेवल है ना, उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग और इन्हांसमेंट को लेकर के जो कार्य हमारे होते हैं। इसी प्रकार से जो सिटी लेवल पर जो हॉस्पिटल्स रन करते हैं खास करके सरकार के द्वारा, उसमें तुम्हारा सीएमओ की नियुक्ति हमारी होती है राज्य सरकार के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना। चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, और हर एक ज़िले में सिविल सार्जेंट तुमको मिलेंगे, सिविल सर्जन मिलेंगे, सार्जेंट नहीं सिविल सर्जन मिलते हैं। तो सिविल सर्जन जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का हेड होता है। तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, बीच बीच में ना गाइडलाइन जारी करता है लोग, है ना। वो एक एडवाइजरी ग्रुप हमारी होती है। तो वो जिससे मान लो कि राज्य स्तर से तुम्हारा आया एडवाइजरी, तो नीचे के ज़िला में उसको डिलीवर करने का प्रयास किया गया। वहाँ के जो भी मेडिकल अफसर हमारे होंगे या सिविल सर्जन होंगे या जो चिकित्सा सुविधा को देख रहे होते हैं, ये इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग और लागू करने का प्रयास हमारा, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन अ पब्लिक ऑफ द हेल्थ टू टेक एक्शन टू द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज सच एज द टीबी, मलेरिया, है ना, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ईटीसी। इसमें डेंगू भी शामिल कर लो। तो इसमें देखो, ये जो जैसे हमने बताया था कि जो जिसका ट्रांसमिशन यानी कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करने के चांसेस हमारे होते हैं, या कुछ ऐसे जो परजीवी बैक्टीरिया और वायरस हैं, पैरासाइटिक जिसको हम लोग कहते हैं, जो अब जैसे कोरोना को ही लेकर के हो रहा है। अब कोरोना में कह रहा है लोग कि वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन लगेगा लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन कितने ऐसे स्वास्थ्य के जानकार हमारे हैं जो बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद भी मास्क कल्चर को अब लेकर के आगे चलना होगा। मास्क से आपको निजात मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी दवाएं अभी तक बनी हैं 90% तक ही असर करने वाली बनी है, 100% क्योर नहीं कहा जा सकता है। और इसके बाद में ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स तुमको अपनाने होंगे आफ्टर देन कोरोना। तो कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव बेहतर है। तो इसमें अभी भी कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको कोरोना हुआ और कोरोना से निजात भी पा लिए, उनका वायरस निकल चुका उनके बॉडी से, लेकिन इसके बावजूद भी उनका बॉडी इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर पड़ जा रहा है कि वो कभी ना कभी डेथ कर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही बीमारी तुम्हारी टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस की, जिसको नाम तुम लोग पता होगा। मलेरिया जो है ये जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जॉन्डिस एक कॉमन समस्या है। जॉन्डिस में तुम देखोगे कि खास करके जो टीनेजिंग चाइल्ड हमारे होते हैं, वो अपने हाइजीन के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि इसमें कहता है कि खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद कम से कम 20 सेकेंड तक तुम्हारा हाथ वॉश करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए अच्छे से, हाइजीनिक दृष्टिकोण से। लेकिन ये छोटे बच्चे और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग होते हैं ये लापरवाही कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा है कि जो ड्रिंकेबल वाटर हम लोग कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैंडपम्प से या समथिंग कुछ भी से पानी की सप्लाई प्रॉपर हमारी होती है। अब वहाँ लोग कह रहे हैं कि पानी ही तो पीना है, पानी तो साफ़ है ही, तो चलो पानी पी लेते हैं। अब वो पानी किसी तरीके से पी लेते हैं, लेकिन वो जो दूषित पानी होता है हमारा, वो पानी उसको बीमार कर देता है, खास करके जॉन्डिस और जो भी लीवर बेस्ड हमारे डिजीज़ होते हैं। जैसे आप सोचो कि अगर कहीं कोई बहुत गंदी नाली शुरू से लंबे समय से रही है और वहाँ उसके किनारे में चापाकल है, हैंडपम्प है, या मान लो कि एक ऐसा हैंडपम्प का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जहाँ पर बगल में ही तुम्हारा ये शौचालय की टंकी है, तो वहाँ पर एक उसका पैरामीटर है कि जो जहाँ गंदी पानी है, जहाँ गंदी नाली है, जहाँ पर ये शौचालय की टंकी है, उससे कम से कम 500 मीटर तक का ये 100 से 150 मीटर मिनिमम तुम्हारा होना चाहिए। उसके बगल में हैंडपम्प नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो पानी दूषित होने के चांसेस हमारा निश्चित है। तो ऐसे, या इवन एक सर्वे आया था कि गंगेटिक रीजन्स में, खास करके गंगा के आसपास के क्षेत्रों में 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में गंगा इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि उसके आसपास के जो वाटर टैप हमारा रिचार्ज हो रहा है, उसमें आर्सेनिक और जो फ्लोराइड वगैरह की मात्रा इतनी ज़्यादा हाई है कि पैंक्रियाटिक कैंसर और हमारे लीवर कैंसर के बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो जॉन्डिस तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा हेपेटाइटिस का ही एक टाइप है, इसको हेपेटाइटिस ए कहा जाता है ना। इसके बाद में हेपेटाइटिस बी तो एक ऐसी बीमारी है जिससे लीवर सिरोसिस होने के चांसेस हमारे होते हैं।
और जो लीवर सिरोसिस का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका एकमात्र टीका आया है हेपेटाइटिस बी का, 3 फेज़ में टीका इसका लगाना होता है, उससे तुम हेपेटाइटिस से बच सकते हो। और ये हेपेटाइटिस बी कुछ ऐसे यौन रोगों से भी संबंधित इसका हमारा माना गया है। तो हेपेटाइटिस बी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद में इसके टाइप में तुम हेपेटाइटिस सी पानी बेस्ड ही हमारा वो भी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ऐसे 4-5 इसमें क्लासिफिकेशन हमारे हेपेटाइटिस का हो चुका है, जो अगेन हमारा वायरस बेस है। तो ऐसे बीमारियों से बचने के लिए एक एडवाइजरी, चूँकि जो बीमार हो गया उसका तो प्रिवेंशन से उसका लेना देना नहीं, उसको तो केयर करना पड़ेगा, उसको डॉक्टर्स के यहाँ ले जाना पड़ेगा, सुविधाएं देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जैसे कि सरकार जो एडवाइजरी रिलीज़ कर रही है कि जैसे कि टीबी की बीमारी है, अगर मान लो कि अगर 15 दिन से लंबे समय तक खांसी रहती है, तो एक सरकार एडवाइजरी रिलीज करती है ना कि आप जाइए अपना टीबी चेक कराइए। अगर टीबी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी जो दवाएं हैं सरकार में काफ़ी रियायती दर पर उपलब्ध कराती है, क्योंकि टीबी में भी तुम्हारा लंग्स प्रभावित होने का डर हमारा ज़्यादा रहता है। और लंग्स एक बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो श्वसन तंत्र का, उसके बिना तो एक सेकंड काम नहीं चल सकता है हमारा, है ना। तो इसको बचाने के लिए सरकार एडवाइजरी रिलीज करती है, और टीबी की दवाएं तुम्हारे ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर भी उपलब्ध हमारा है, या अगर वहाँ नहीं मिल पाता है तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। और टीबी के मरीजों को सरकार जो है 1,000 रुपये सालाना ये महीना में प्रोत्साहन देती है। यानी कि टीबी के जो मरीज होते हैं उनको न्यूट्रिशन वाला खाना खाना होता है। जैसे कैसा भी कोरोना को भगाने के लिए, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कह रहा है कि हल्दी पियो, काढ़ा पियो, अदरक खाओ, गुड़ खाओ, कुछ भी प्रोटीन बेस्ड खाना कर, मतलब अपने बॉडी को मजबूत करो। तो उसमें टीबी में भी एक तो उसको हमको हटाना है, लंग्स को इन्फेक्शन से बचाना है, और दूसरा है कि न्यूट्रिशन वाला खाना देना है। और टीबी भी तुम्हारी संक्रामक बीमारी थी, और ऐसे भी खास करके जो खांसने छींकने वाली जितनी भी बीमारियां शुरू से ही ज़्यादा सेंसिटिव रही है, उसके प्रति कॉन्शियस हमारा होना चाहिए। तो ऐसी बीमारियों पर बचने के लिए करना। कलरा वही हैजा जिसको कहते हैं, वो अनहाइजेनिक एरिया में रहने वाले लोगों का खास करके स्लम में ज़्यादा होता है। डायरिया हो गया, डायरिया भी तुम्हारा वही दूषित पानी दूषित खाना से होता है तुम्हारा। चिकनगुनिया ये मच्छर काटने से होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, और डेंगू तो खैर खतरनाक था पटना में। इसके लिए सरकार भी कुछ प्रिवेंशन लाए, पर सरकार को भी प्रिवेंटिवली, जैसे कि तुम्हारा मच्छर को भगाने वाले गैसों का छिड़काव करना। इसके बाद में हॉस्पिटल्स में भी तुम्हारा डेंगू किट की व्यवस्था करना, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके सबसे पहले प्रिवेंशन किया जा सकता है। अब सरकार कह रही है कि मच्छरदानी यूज़ करो, और गांव के लोग कहेंगे कि नहीं मच्छरदानी में हमको नींद ही नहीं आता है, मतलब मॉस्किटो नेट यूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो अब नहीं मच्छरदानी यूज़ कीजिएगा तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से मरिए। प्रिवेंशन यही ना है जी, कि मान लो कि तुम अगर मच्छर काट लिया, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में जाके ठीक हो जाइएगा, तो हम उस आपदा को पहले क्यों ना रोक लें। ये मेडिकल साइंस में तो इसीलिए ना इसको स्लोगन को रिलीज किया जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जो सुरक्षा जो है ना, ये सावधानी जो है तुम्हारा इलाज से बेहतर है। बीमार पड़ेंगे तब नहीं इलाज होगा, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो कुछ हद तक इसको हम टाल सकते हैं ना ऐसा। तो इस बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। सो दिस हैज़ टू बी डन ऑफ ऑल हाउसेज ऑफ द एरिया, एंड दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग एन campaign to see that mosquito do not breed of the water colors coolers rooftop, and this has to done of all houses in the area। इसमें ये कह रहा है तुम्हारा कि जैसे कि था ना वहाँ पर दिल्ली में डेंगू बहुत ज़बरदस्त फैला था। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हमारे अरविंद केजरीवाल है, वो खुद लाए थे कि हर शनिवार और हर रविवार, है ना, 10 बजे 10 मिनट। तो 10 बजे 10 मिनट में क्या है, 10 बजे 10 मिनट में उसमें प्रिवेंशन तो यही देना है। मच्छर तो वहाँ पर पनपता है जहाँ पर पानी का स्टोरेज लंबे समय तक, गंदा पानी अगर, दूषित पानी अगर लंबे समय से जम जाता है, तो वहीं पर मच्छर जो होते हैं वहाँ पर उनका प्रजनन होता है, यानी कि अंडा जन्म देते हैं। तो उसमें कहता है कि केरोसिन डाल दो थोड़ा सा, अगर 2 4 5 10 बूंद डाल दोगे ना, तो उसके सतहों पर उसके चांसेस काफ़ी हमारे कम है। या कूलर में पानी लंबे समय तक जमा रहने के लिए नहीं कहता है। एसी कल्चर जो है उसको बीच बीच में साफ सफाई करनी चाहिए हमारी। और रात में सोते समय, है ना, या इवन दिन में भी, दिन में तो खैर सोने के लिए ही डॉक्टर लोग मना करता है, लेकिन मान लो कि अगर दिन में कभी नींद आती भी है तो उसके लिए भी अगर नेट यूज़ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और दुनिया क्या कहेगा उसको छोड़ो, पहले अपने को बचाना बहुत ज़रूरी है
मतलब जब भी आप कभी आराम की मुद्रा में हैं या आसपास के क्षेत्र में मच्छर न फैले, न पनपे, इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे तो ये इस बीमारी से आप बच सकते हो, है ना। तो ऐसी जो भी एडवाइजरीज वगैरह हमारे होती है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इसमें एडवाइजरी ये न्यूज़पेपर के माध्यम से और ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग जो भी मीडियाज़ हमारे हैं वहाँ से देती है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। गांव से ही नहीं, शहरों में भी तुम देख सकते हो, पटना में भी रंग बिरंगे लोग रहते हैं। रंग बिरंग का इन सेंस कि वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस नहीं रहते हैं। हमारे पटना में भी स्लम एरिया है, पटना में भी गरीब से गरीब लोग रहते हैं, या अच्छे लोग भी हैं जो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। संपन्न लोग भी अगर इस बात का ध्यान नहीं रखें तो बीमार पड़ सकते हैं हमारे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो भी एडवाइजरी रिलीज हमारी की जाती है उस एडवाइजरीज को फॉलो करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। सभी के लिए होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 जो है 21 जो है उसमें ये जिक्र किया गया है। सो गवर्नमेंट मस्ट, है ना, सेफ गार्ड द राइट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। जीवन जीने के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कार्य हमारा होता है और ये प्रोविजंस हमारे सरकार के द्वारा लाया जाता है। एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी टू प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। ये जो अनिवार्य जीने का मतलब जीने की जो शर्तें हमारी होती है उसमें तुम्हारा स्वच्छ जल, है ना, फूड। कोई भी देश में भूखमरी की समस्या को सबसे खतरनाक माना गया है। उस देश की सरकार का, उस राज्य की सरकार का दायित्व तो हमारा बनता है कि अन्न की कमी के कारण कोई न मरे। क्योंकि कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म ले लिया है, इस पर्टिकुलर रीजन में जन्म ले लिया है, तो उसको जीने का अधिकार है। और खाने की कमी के कारण वो अगर डेथ करता है तो वहाँ की सरकार को ना संज्ञान लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप हमारी करती है ना। जो मिनिमम सुविधाएं हमारी है उसको मैसर हमारी होनी चाहिए। सो इन रिसेंट टाइम्स इंडिया हैज़ इरेडिकेट मास फेमिन्स, है ना। ऐसे बड़े स्तर पर जो हमारे भुखमरी वगैरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। एंड द कंट्री स्टिल सफ़र फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ द मेल न्यूट्रिशन एंड डिजीज स्पेशली इन द रूरल एरियाज। Water supply and sanitation in India also major issue of the country, and many Indias in the rural areas lack access of the proper sanitation facility and the safe drinking water. इसमें दो चीज़ों का जो मेजर तौर पर जिक्र कर रहा है कि भारत में जो एक समस्या है कि आप भुखमरी से तो लोगों को बचा देते हैं, लेकिन फिर भी देखोगे कि उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं क्रॉनिक हंगर कहा जाता है। क्रॉनिक हंगर हमारा मेल न्यूट्रिशंस का एक हमारा इशूज़ है। अब कहने का मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में जो साइंटिफिकली 2200 कैलोरी का फूड खाना है मिनिमम, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो 2600 कैलोरी का फूड होना चाहिए। तो अब देखो कि शहरी क्षेत्रों में भी कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाना तो खा लेते हैं, खाना में उनके पास में क्या रहता है, मोटा अनाज रहता है। अब वो दोनों टाइम तीनों टाइम दाल सब्जी सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो कोई एक टाइम खाएंगे, या घर में 5 लोग हैं तो 3 ही लोग के बराबर उनको न्यूट्रिशन वाला खाना बना है तो उसमें 2 लोग खा रहे हैं। तो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जो तुम्हारे हरे फल सब्जियों में होता है, अनिवार्य तौर पर दाल में होता है, दूध में होता है, अगर ये परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त नहीं नसीब हो पाता है, सिक्योर नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति को ना हम लोग क्रॉनिक हंगर कहते हैं। क्रॉनिक हंगर होता है हमारा कि खा तो लिए हैं लेकिन आपका पोषण पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ऐसे खाने पीने की स्थिति से ना एक मेल न्यूट्रिशंस की स्थिति पैदा हो जाती है। मेल न्यूट्रिशंस में मतलब कुपोषण की स्थिति कहते हैं। तो देखो जो जवान व्यक्ति है ना, घर के जो खास करके जो 18 से लेकर के 59 साल तक की उम्र वाले लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन जिसको माना जाता है, एक्टिव जो रहते हैं, उनका बॉडी इम्यून सिस्टम जैसा भी बचपन में रहा उसके लिहाज से वो कुछ हद तक सर्वाइव कर भी सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक हंगर की स्थिति जो हमारी है मेल न्यूट्रिशन कुपोषण में, सबसे ज़्यादा सफ़र हमारे छोटे बच्चे करते हैं और बुजुर्ग करते हैं। छोटे बच्चे कैसे करते हैं, उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उसमें एक विकलांगता की स्थिति आ जाती है। और दूसरा जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको अगर पर्याप्त खाना तुम नहीं दोगे तो उनका भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं, या लैकनेस ऑफ न्यूट्रिशन के कारण उनके और भी सारे डैमेज बॉडी काम करना बंद कर सकता है हमारा, या इवन उनके भी मानसिक तौर पर उनको एक लैकनेस देखने को मिलती है। तो वो बीमार होकर के हो सकता है कि उनके लाइफ भी मतलब रिस्क में आ जाए। खास करके छोटे बच्चे और बुजुर्गों को तो विशेष ख्याल रखना पड़ता है हमारा।
ठीक है। तो इन बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसी व्यवस्था सरकार को करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा देश कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना। इसके बाद खास करके ग्रामीण एरिया, स्पेशली इन द रूरल एरिया, वाटर सप्लाई का तुम लोगों ने 7 निश्चय में सुना होगा, हर घर नल का जल या केंद्रीय पेयजल मंत्रालय। तो ये जो ड्रिंकेबल वाटर का कंसेप्ट है, अब लोगों को समझ में आता है कि फ्रेश वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है। नहीं, फ्रेश वाटर से आप घर के अन्य काम कर सकते हैं, सब्जी धोना, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, इवन बाथ भी ले सकते हो। लेकिन जो तुम्हारा ड्रिंकेबल वाटर है, वो ड्रिंकेबल वाटर तुम्हारा आरओ कल्चर का होना चाहिए। यानी मिनिमम, अगर मान लो कि तुम्हारा एरिया साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, इको बैलेंस तुम्हारा है, तो वहाँ पर वाटर आपको प्रॉपर और सही मिल जाएगा। लेकिन खास करके जो शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर गंदी नालियाँ हैं, स्लम बस्तियाँ हैं, ऐसे गंदी नदी नालों के किनारे में तुम्हारा जो हम भौमिक जल स्तर गेन करते हैं, उसमें आर्सेनिक की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा और भी ऐसे सारे मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हमारी होती है उसमें प्राप्त होती है। उसको दूर करने के लिए या तो सरकार अपना ट्रीटमेंट प्लांट बैठा करके लोगों को ट्रीट करके पानी दे, या तुम्हारा वहाँ पर प्रॉपर अपने स्तर से उसको प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये संभव नहीं दिखता है कि हर एक आदमी 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए लगा करके अपना हैंडपम्प या तुम्हारा सबमर्सिबल या तुम्हारा इस टंकी की व्यवस्था करे, है ना। तो इसीलिए सरकार उनको सप्लाई देती है, वाटर की सप्लाई देती है, जिसको हम लोग ड्रिंकेबल वाटर कहते हैं, पेयजल, है ना। और ये प्रयास सरकार नीतीश कुमार ने भी और केंद्र की सरकारों ने मिलकर के पहल किया है कि हर घर में नल का जल पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा मिसयूजेज भी तुमको दिखाई दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कितना बार कहा है कि हमने हर घर जो नल का जल पहुंचाया है वो पीने के लिए पहुंचाया है, लेकिन गाँव में देख रहे हैं कि लोग उससे भैंस धो रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, उसको हम मिसयूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटेशन की व्यवस्था जो हमारी होती है वो भी एक बहुत बड़ा इश्यूज हमारा है, उसका प्रॉपर व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। सो हाउ वेयर एट द सेम टाइम इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स इंटिटीज दैट मीट टू द एक्सेप्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बहुत पिछड़ा हुआ अभी भी, देश की आज़ादी के 80 सालों के बावजूद भी हम बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है देश, है ना। सो द मेडिकल टूरिज्म बिजनेस इन इंडिया हैज़ बीन ग्रोइंग इन रिसेंट ईयर्स इन सच इंडिया इज द पॉपुलर disintention of the medicals and tourists where receive effective medical treatment to the lower cost than it developed countries। और एक सच्चाई ये भी है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे देश में ही उपलब्ध है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ हमारे हैं जिनके यहाँ डिजीज़ वगैरह होती है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह वो अपने देशों में नहीं कर सकते हैं, तो भारत की तरफ में भी आते हैं। तो ये एक प्रमोशंस की बात हमारी है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे हैं जो कहीं ना कहीं इसका दोहन करते हैं, और वहाँ पर सबके बस की बात भी हमारी नहीं है। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में वही हो गया जो सरकारी जितनी भी मैंने बातें की, वो सब सारे की सारी सुविधाएं तुमको अपने सेल्फ के कॉस्ट पर तुमको मिलेगा। अब हालांकि वो थोड़ा महंगा है। अब उसके एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है वो आपको फीस लेता है कंसल्टेंट का केवल 1500 रुपया, है ना। वही डॉक्टर तुमको मात्र 10 रुपये में एम्स में मिलेगा। इसीलिए तो सरकार ने इसको बैन भी कर दिया है कि जो एम्स में और जो IGIMS वगैरह में जो वर्क कर रहे हैं या जो बड़े सेंट्रल स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उनका बाहर में प्रैक्टिस करना मना है। बाहर में प्रैक्टिस करना मना इसलिए है कि आप पूरा का पूरा समय दीजिए सरकारी हॉस्पिटल्स में, वहाँ ज़्यादा मरीजों को आप देखिए, और सरकार जो वेतन भत्ता देती है लगभग लाखों में देती है ना। 1.5-2 लाख से कम उनको सैलरी नहीं मिलती है। उनको 4 व्हीलर गाड़ी की सुविधा, इवन रेसिडेंशियल व्यवस्था मिलती है, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था उनको मिलती है। तो कहता है कि जीवन जीने के लिए आपको 2 लाख रुपए की सैलरी इनफ है, 1.5 लाख रुपए की सैलरी इनफ है। आप गरीबों के लिए काम करिए, सरकार के लिए काम करिए, सरकार आपको देगी। लेकिन ये लोग चोरी छिपे बाहर में प्रैक्टिस करते हैं, और वही डॉक्टर जो 10 रुपये में तुमको सरकारी हॉस्पिटलों में मिलता है, वो तुमको 1500-2000 रुपये फीस रखता है बाहर में, जो खास करके जो बड़े और परमानेंट नाम हमारे होते हैं। तो एक गरीब जनसंख्या वाले एरिया में तुम इसका अंदाज़ा लगाओ कि जिस आदमी के पास में मेडिकल के दुकानों पर जा करके 10-5 रुपये का मेडिकल नहीं खरीद सकता, वो 1500 रुपया कंसल्टेंट चार्ज कहाँ से लाएगा, है ना। इसके बाद में तुमको पैथोलॉजिकल जांच, एक्सरे, रेडियोलॉजी, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। 2000 रुपये की दवा तुम्हारी हो जाएगी। तो अब उसके अगर पॉकेट में अगर 10,000 रुपया नहीं है तो वो कभी डॉक्टर के पास में जाने के लिए सोच भी नहीं सकता, है ना।
तो ये व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर्स में जो है ये कहीं न कहीं एक देश को सफ़र की स्थिति के तरफ ले जा रहा है और इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इस पर दे भी रहा है कि एज द नेम सजेस्टेड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड ऑफ द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन द प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी सो एवरी सर्विस दैट भी वो ऐसा संभव ही नहीं है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ केयर। अब ट्रेडिशनल में तुम लोगों ने नाम सुना होगा आयुर्वेदा का, जिसमें इसमें कंप्लीट आयुष को शामिल किया जाता है। जैसे कि इंडिजीनियस एंड द ट्रेडिशनल medical practices continue to practice throughout the country, though two main forms of the traditional medicine practice are आयुर्वेदिक और दूसरा है तुम्हारा यूनानी, है ना। ये यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक काफ़ी पुराना है। जैसे तुम लोग घरों में देखते होगे कि अगर मान लो कि अभी वर्तमान पीढ़ी जो है हमारी, जो थर्ड जनरेशन हम लोग हैं, हम सभी थर्ड जनरेशन, हम भी थर्ड जनरेशन में ऊपर में है, तुम लोग नीचे में हो। थर्ड जनरेशन का मतलब हमारा 3G हुए हम लोग, जिससे कि दादाजी पापा फिर बाद में हम लोग हुए। तो आमतौर पर देखोगे कि थर्ड जनरेशन में जो कॉमन विषय तुमको देखने को मिलता है, बॉडी इम्यून बेहतर नहीं रहती है क्योंकि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट उसका जन्म हुआ है और ऐसी व्यवस्थाओं में वो जी रहा है, तो उसको जीने की आदत सी हो गई है। अब सर्दी खांसी एक कॉमन बीमारी टाइप की हो गई है। पहले लोगों को रेयर सर्दी खांसी होते थे, अब सर्दी खांसी होता है तो तुम चले जाते हो बेनाड्रिल, बेंटीड्रिल और डिसिप्लिन ना जाने 10 की दवाइयाँ तुमको मार्केट में उपलब्ध होती है क्योंकि जल्दी तुम्हें राहत चाहिए। या घर के अगर मम्मी पापा से भी तुम अगर बोलते हो कि हमें इस प्रकार की छोटी समस्या है, तो मम्मी पापा सीधे भागेंगे मेडिकल स्टोर की तरफ में। लेकिन जो घर है ना, जहाँ पर अभी भी दादी नानी कल्चर है, दादाजी दादी हैं घर में, मतलब पहला जनरेशन के लोग उपलब्ध हैं, तो उनका प्रभाव मम्मी पापा पर भी रहता है, उनका प्रभाव तुम लोग पर भी रहता है ना। तो वो घर में सलाह देंगे ना कि ऐसा करते हैं कि छोड़ दो, हम इसको ट्रीट करते हैं, है ना। और वो क्या ट्रीट करेंगे? ट्रीट यही करेंगे कि तुमको काढ़ा बना देंगे, उसमें तुलसी का पत्ता डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, अजवाइन खिला देंगे, कुछ भी, और इसे भी तुम ठीक सकते हो। तो ये पुराना मेडिसिन जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये आयुर्वेदा पद्धति है ना। आज के वर्तमान दौर में तुम देखोगे अगर कंस्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, तो बहुत सारे एलोपैथ में भी मेडिसिन है। और अभी भी लोग कहीं ना कहीं अभी पेट सफा तो हर एक रोग दफा, या आयुर्वेदिक बहुत सारी हाजमोला हजमा सब करो फिट हो जाओ। ये तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारी जो होती है वो पुराने प्राचीनतम समय से हमारी चली आ रही है। प्रैक्टिशन ऑफ द यूनानी एंड द ग्रीक ट्रेडिशंस एंड दिस, जो यूनानी पद्धतियों से विकास जो हमारा हुआ है, उसमें जो वैद्य हकीम वगैरह हमारे होते हैं, इनको गांव में झोला छाप भी कहते हैं लोग। इसका अगर डिग्री नहीं है तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। कह रहा है कि दिस प्रोफेशंस आर फ्रिक्वेंटली हेरिडेटरी एंड द वेराइटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफर ट्रेनिंग टू द इंडिजिनस मेडिकल प्रैक्टिस ओनली द लेट ऑफ द 1978 ऑफिशियल हेल्थ पॉलिसी रेफर टू एनी फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन बिटवीन द एलोपैथी ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड द इंडिजिनियस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. Is the early 1990s there were 98 Ayurvedic colleges and the 7th Unani colleges operating in the both the government and the non-governmental sector. है ना। इसकी तो सबसे बेहतर ब्रांडिंग भारत में हमारे बाबा रामदेव कर रहे हैं, है ना। नीम खाओ, तुलसी खाओ, एलोवेरा खाओ, गिलोय खाओ, ये पियो वो पियो, ये सब व्यवस्था तुम्हारी लाई गई है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में तुम्हारा वो टूथपेस्ट भी आयुर्वेदिक लेकर के आ रहे हैं, साबुन भी आयुर्वेदिक लग के आ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और ये हेरार्कियल बेस पर भी हमारा कहीं ना कहीं चलता है, इन सेंस कि अगर घर में अगर अनुभव के आधार पर पिता वैद्य का काम किया करते थे, तो उसका बेटा भी कहीं ना कहीं इस कामों में लगा रहता है। तो ऐसे सरकार के लिए एडवाइजरी कह रहा है कि सरकार आयुष चिकित्सा मंत्रालय बैठा हुई है तुम्हारे दिल्ली में, वो ऐसे प्रैक्टिशनरों को ना ट्रेनिंग दे देता है, उसको सर्टिफिकेट्स देता है, ताकि लोग उस पर आंख मुंद करके विश्वास कर सकें और अपना ट्रीटमेंट करा सकें। क्योंकि मान लो कि थोड़ा सा जो जागरूक व्यक्ति होगा ना, और गांव में जो ऐसे नीम हकीम और जो तुम्हारे झोला छाप टाइप के डॉक्टर घूमते रहते हैं, उससे वो कभी इलाज नहीं करा सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट करता है, लोग ठीक भी हो जाते हैं। अगर उसको सरकार एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दिलाकर उसको सर्टिफिकेट दे देती है, तो वैसे लोगों पर लोग आंख मूंद कर बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं उससे तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय थे जिस पर हमें चर्चा करना था कि कैसी फैसिलिटी, कैसी सुविधाएं हमारी सरकार प्रोवाइड करती है
चूँकि थोड़ा डिटेल्स है, हेल्थ कितना आसान नहीं है, तो 50 मिनट का ये तुम्हारा वीडियो बन चुका है, तो मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ। चूँकि आगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है उसका क्या रोल है, इसी सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हेल्थ केयर इनइक्वलिटी क्या होता है और हेल्थ इंश्योरेंस कैसे रोल प्ले करता है, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको देखिए, समझिए यहीं तक, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। और इसमें कहीं समस्या आती है तो आप बात करो हमसे, ठीक है ना। काफ़ी डिटेल्स में इसको एनालाइज किया हूँ, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप बात कर सकते हैं। और ऐसे देख लेना, फैक्ट फाइल का भी है, बगल में है, काफ़ी डिटेल्स में तुम्हारा है। एक तुम्हारा यूनिसेफ का है, मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रंस डाई एवरी ईयर ऑफ इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। ये दे रहा है कि 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चे मरते हैं। उसमें एग्जांपल मैंने दिया था तुम्हारा, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस और तुम्हारा जो चमकी बुखार का, इसको रोका जा सकता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं माँ बाप के एक सपने होते हैं, वो भविष्य होता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशी का माहौल रहता है, कितना लोग अच्छे से आनंद का विषय मानते हैं उसको। अगर वो बच्चा 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद में अगर डेथ कर जाता है, तो उस माँ बाप की अंतर्वेदना को तुम समझ सकते हो कि उसके घर में कितनी बड़ी परेशानी और कितना दुख का कारण हमारा माना जाएगा, है ना। तो ऐसे जो दुखदाई माहौल है, इससे बचा जा सकता है, यानी कि उसके प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। ये बच्चों को प्रमोशन करने के लिए, देखभाल करने के लिए जो हमारी संस्था है यूनिसेफ वगैरह है, यूनिसेफ तुम्हारा बहुत सारे जगहों पर काम कर रहा है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर भी काम करता है हमारा, और चाइल्ड पर विशेष उसका ध्यान रहता है। वर्ल्ड का एक पूरा फोरम है, ये रिपोर्ट दिया। तो इस सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए, देखिए, समझिए, और यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप बात करिए हमसे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाबू।